सुप्रभात बच्चों। अपना संकल्प 12th बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे मादा जनन तंत्र, और इसमें क्रमिक रूप से आप अंडाशय, अन्नवाहिनी, गर्भाशय को देखा है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ये आपके अंडाशय का पोर्शन था, जहां से अंडाणु विमुक्त होती है, अंडवाहिनी में आती है, और निषेचन होने और न होने दोनों स्थिति में ये गर्भाशय में पहुंचते हैं, और गर्भाशय से एक नली नुमा रचना पेशी ऊतकों की बनी एक नलिकाकार जो रचना है वह योनि है। यह योनि एक ओर गर्भाशय से जुड़ी होती है और दूसरी ओर शरीर के बाहरी सतह पर खुलती है भाग के रूप में। इस प्रकार यह ओपनिंग, यह एक खुला छिद्रनुमा रचना है जो आगे चलकर जोनी से होते हुए गर्भाशय में पहुंचती है। जोनी की बात करें तो यह पेशीय नलिकाकार रचना है जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, और यह बाहर की ओर आप गौर करेंगे कि ये पोर्शन है योनि का, विजाइना जिसको कहते हैं, और ये यहां एक पतली झिल्ली हाइमेन पाई जाती है। यह झिल्ली आरंभिक बाल्यावस्था से पाई जाती है और किशोरावस्था आते आते दो परिस्थितियों में, या तो अचानक चोट लग जाए या फिर शारीरिक श्रम अधिक हो, ऐसी स्थिति में ये हाइमेन झिल्ली टूट जाती है, और इसके आगे एक खाली जगह जो है छोटा सा, ये वेस्टिब्यूल है, और वेस्टिब्यूल के आगे यह भाग का पोर्शन है जो शरीर के बाहर खुलती है, और शरीर के बाहर जो भाग के रूप में एक ओपनिंग पाई जाती है, वहां पर ये रचना और ये रचना बृहत भागोष्ठ और लघु भागोष्ठ के रूप में उसकी कवरिंग बनाते हैं। उसको आगे देखेंगे हम लोग। योनि के बारे में अगर आपको भाषा देनी हो तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि यह एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है जो अंदर गर्भाशय से जुड़ी होती है और बाहर एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे भाग कहा जाता है। भाग एक पतली झिल्ली हाइमेन द्वारा ढकी होती है जो अचानक चोट लगने या अधिक शारीरिक श्रम की स्थिति में टूट जाती है। हाइमेन के ठीक बाद छोटे स्थान को वेस्टिब्यूल कहा जाता है, और यह वेस्टिब्यूल आगे भाग से जुड़ती है। इस प्रकार यह जो योनि का पोर्शन है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग है, यह संयोजी अंग है गर्भाशय और शरीर के बाहरी स्तर से। इसी रास्ते से होकर मैथुन के क्रम में शिश्न द्वारा शुक्राणुओं का जो प्रवेश, योनि के माध्यम से ही शिश्न जो है नर युग्मक शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग मादा जनन तंत्र के बाह्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में अगर जानना चाहें तो उसके कई इकाई हैं, जिसमें मुख्य रूप से भाग या वाल्वा है। इसके कई अंग हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं, जैसे बृहत भागोष्ठ, लघु भागोष्ठ, क्लाइटोरिस। और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग शामिल हैं जो शिशु के जन्म लेने के पश्चात उनके पोषण के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेह हैं। और ऐसी स्थिति में स्तन ग्रंथियां और अन्य जनन ग्रंथियां जो हैं ये सभी बाह्य जननेंद्रियों में शामिल होते हैं। रचनात्मक रूप से हम लोग देखें, जैसा कि मैं बताया, योनि के बाद का जो पोर्शन है वह बाह्य जननेंद्रिय है, बाह्य जननांग है,
जिसमें मुख्य रूप से हम इसको शामिल कर सकते हैं। एक इकाई के रूप में ये भाग है। अब इस भाग का जो सबसे बाहरी सरफेस है, जो शरीर के बाहरी सतह पर होता है, यह हेयरी स्ट्रक्चर है, यह बाल युक्त रचना होती है और इसके अंदर लघु भागोष्ठ है। ये बाह्य बृहद भागोष्ठ को लेबिया मेजोरा और लघु भागोष्ठ को लेबिया माइनोरा कहा जाता है। तो ये लघु भागोष्ठ बाल विहीन रचना है, उस पर कोई बाल नहीं पाए जाते हैं। बृहद भागोष्ठ के सतह पर बाल की उपस्थिति होती है और इन दोनों के बीच क्लाइटोरिस नाम की एक अत्यंत संवेदनशील अंग पाई जाती है, जिसे नर जनन अंग के शिश्न के समजात होमोलोगस ऑर्गन के रूप में माना जाता है। अर्थात जो जन्म और कार्य के दृष्टिकोण से भूमिका शिश्न की होती है, लगभग वही क्लाइटोरिस की होती है। ये सारे के सारे अंग बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं और भाग की रचना करते हैं। इसके अलावा स्तन ग्रंथि और जनन ग्रंथियां भी इसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार यदि हम बाह्य जननेंद्रियों और खासकर भाग को एक्सप्लेन करें तो उसके शब्द के रूप में यूं दे सकते हैं कि बाह्य जननेंद्रिय मुख्य रूप से भाग के रूप में कई इकाइयों की संयुक्त रूप होती है। इसके अंतर्गत बृहद भागोष्ठ लेबिया मेजोरा जो बाल युक्त त्वचीय इकाई के रूप में होती है, इसके अंदर लघु भागोष्ठ लेबिया माइनोरा की रचना होती है। लघु भागोष्ठ के निकट बीच में एक अत्यंत संवेदनशील इकाई क्लाइटोरिस पाई जाती है, जो नर के शिश्न का समजात अंग मानी जाती है। इसके अतिरिक्त स्तन ग्रंथि जो लैक्टिफेरस नलिकाओं से ही दूध का स्राव होता है, तो स्तन ग्रंथि जो लैक्टिफेरस नलिकाओं के बने होते हैं और अन्य जनन ग्रंथियां भी बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस प्रकार मादा जनन तंत्र के सभी अंगों की रचना का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब इससे हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब हम मादा जनन तंत्र की संपूर्णता को एक बार यदि संक्षेप में देखना चाहें तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मादा जनन तंत्र दो भागों में बटी होती है। एक इसमें प्राथमिक जनन अंग होते हैं। फिर आपको रिकॉल कर दूं मैं, प्राथमिक जनन अंग वही जनन अंग होता है जिससे युग्मक की उत्पत्ति होती है। तो मादा जनन अंग में कौन से अंग से युग्मक की उत्पत्ति होती है? अंडाशय से। तो ये अंडाशय एकमात्र ओवेरी, एकमात्र प्राथमिक जनन अंग है जिसका काम अंडाणु को उत्पन्न करना है, अंडाणु को उत्पन्न करना। अब इसके अलावा जितने भी अंग आप देखे हैं, चाहे वह अंडवाहिनी हो, चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे वो योनि हो, चाहे वो भाग हो, चाहे वो स्तन ग्रंथि हो या फिर अन्य जनन ग्रंथियां हो, ये सभी क्या है? ये सभी द्वितीयक जनन अंग हैं। अब सारे अंग आपस में मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं और वह लक्ष्य है जनन को संपूर्णता प्रदान करना। मनुष्य में जनन की क्रिया के संपादन में मादा जनन तंत्र की भूमिकाओं को दायित्वपूर्ण ढंग से उसका निर्वहन करना। अब इसमें इसका तो काम प्राथमिक जनन अंग का काम हो गया अंडाणु, ये क्या है? मादा युग्मक, इसको उत्पन्न मात्र कर देना। बाकी के जो द्वितीयक जनन अंग हैं, ये आगे के सभी कार्यों को, अब आप इसको देखेंगे कि अंडाणु जैसे ही अंडाशय से निकली थी, अंडवाहिनी के फिम्बरी जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर थे, फिम्बरी द्वारा पकड़ लिए गए थे
उसके माध्यम से ये फैलोपियन नलिका में गई थी। तो इस प्रकार से अंडाणु को ग्रहण करना, उसको अंडवाहिनी में ले जाना, फिर अंडवाहिनी से उसको गर्भाशय तक पहुंचाना, गर्भाशय में गर्भ को धारण करने अर्थात भ्रूण के डेवलपमेंट के लायक अनुकूल परिस्थिति देना और स्थान देना। इस प्रकार से भ्रूण परिवर्धन द्वारा एक शिशु का विकास गर्भाशय में हो, इसका दायित्व भी द्वितीय जनक अंग का होता है। गर्भाशय में यह संपन्न होती है। अब जब वो शिशु का संपूर्ण विकास हो जाता है तब प्रसव के माध्यम से शिशु जन्म पाते हैं और जन्म के पश्चात एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसको पोषण की उपलब्धता भी मादा जनन तंत्र के द्वितीयक अंगों की जवाबदेही है, जिसे स्तन ग्रंथियों द्वारा पूरी की जाती है। इसको स्लाइड के रूप में आप देख सकते हैं और इसको द्वितीय जनन अंग के कार्यों को आप इस प्रकार लिस्ट कर सकते हैं। मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना, निषेचन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करना, फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और अंडवाहिनी तथा गर्भाशय तक पहुंचाना, निषेचित अंडाणु को भ्रूण परिवर्धन के लिए उचित स्थान और परिस्थिति उपलब्ध कराना, शिशु का प्रसव द्वारा जन्म देना और उन्हें पोषित करना, ये सारे के सारे द्वितीय जनन अंग के कार्य में शुमार हैं। इस प्रकार आपका मादा जनन तंत्र के सभी अंगों का रचना और कार्य हो गया। अब इसमें हमें आगे की जो बातें जाननी है उस पर मैं चर्चा संक्षिप्त रूप से करूं। युग्मक जनन, जैसे ही किसी शब्द में जनन शब्द लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके उत्पन्न होने की कहानी है। तो युग्मक जनन, अब हम नर और मादा दोनों में युग्मक जनन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? नर जनन तंत्र की रचनात्मक अध्ययन किए, मादा जनन तंत्र की रचनात्मक अध्ययन किए। अब सेकेंड फेज में हम लोग ये देखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक की उत्पत्ति कैसे होती है। वह प्रक्रिया, दैट प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर रिप्रोड्यूस, गैमेट्स आर जेनरेट, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इस प्रकार युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन है, जो नर जनन तंत्र में अलग और मादा जनन तंत्र में अलग विधियों से होते हैं। नर जनन तंत्र में उसको नर युग्मक जनन या शुक्राणु जनन कहेंगे, मादा जनन में उसको मादा युग्मक जनन या अंड जनन के नाम से जानते हैं। तो अगले क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी आपसे, मैं आपको युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस पर चर्चा करूंगा। युग्मक कैसे बनते हैं और उसकी प्रकृति क्या होती है। अब एक बार पुनः मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे मैसेज मिल रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं। आप अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए इसका अध्ययन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।